नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को लेकर छिड़े घमासान के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव देखने को मिला, जिसके चलते पहले 2 बजे तक फिर सोमवार तक के लिए विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। पिछले कल भी इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार टकराव के चलते विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था। दरअसल आज सुबह सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए विधानसभा परिसर में पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने राष्ट्रीय गान का अपमान, हिंदुस्तान नहीं सहेगा जैसे नारे लगाए। वहीं दूसरी ओर अपने दिल्ली दौरे से पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल ने भी कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा विधायकों ने पंचायती राज संस्थाओं का राजनीतिक शोषण करने, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव लटकाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय गान का अपमान किया है। पूरा कांग्रेस विधायक दल इससे दुखी है और हमारा प्रयास है कि जो सदन की परंपराएं, मर्यादाएं हैं उसको बनाए रखे। सीएम ने कहा कि हमने जो विधानसभा का लंबा सेशन बनाया है वो इसलिए बनाया है ताकि यहाँ पर परंपरा और मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन भाजपा इसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है और वो भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। पेपर लीक और चीनी जो 65 रुपए हो चुकी है उससे भी ध्यान जनता का भटकाना चाहती है। उधर जयराम ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के सदस्यों ने पूरा राष्ट्रीय गान सम्मान के साथ गाया है। उन्होंने सदन में उस दौरान की वीडियो क्लिप मांगने की भी बात कही। साथ ही कहा कि यदि उनका दावा सही निकला तो ये सदस्यों की अवमानना का मामला रहता है। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को लेकर विधानसभा में ये मुद्दा इतना गर्म आ गया है कि दूसरे दिन भी दोपहर बाद सत्र को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी भाजपा पर राष्ट्रीय गान के अपमान का आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वे सदन में पूरा राष्ट्रीय गीत गाते हैं तो सत्ता पक्ष के विधायक उनके पीछे इसे दोहराएंगे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा के जो नेता पूरा राष्ट्रीय गीत जानते हैं वे सदन के भीतर इसे गाकर दिखाए। कांग्रेस विधायक दल उनके पीछे राष्ट्रीय गीत दोहराने के लिए तैयार है। कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी भाजपा विधायक दलों का विधानसभा में प्रदर्शन जारी रहा और स्पीकर ऑफिस के बाहर भी धरने पर बैठ गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम और उनके मंत्री भाजपा विधायकों पर राष्ट्रीय गान के अपमान के झूठे आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष ने जब इसकी लाइव रिकॉर्डिंग दिखाने की मांग की तब सदन को स्थगित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार सदन और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और इससे स्थिति बन गई है कि विपक्ष सदन चलाने को बोल रहा है और सरकार सदन चलाने से भाग रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह पहली बार हुआ है जब सत्ता पक्ष सीएम की अध्यक्षता में सदन से वॉकआउट करके बाहर चला गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा का तमाशा बना दिया गया है। तो वही स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की बात करें तो उन्होंने कहा कि हिमाचल विधानसभा की शुरुआत में राष्ट्रीय गान और समापन पर राष्ट्रीय गीत की परंपरा है। उन्होंने कहा कि सदन में ना तो सत्ता पक्ष और ना विपक्ष ने संयम बरता, इसीलिए सदन को स्थगित करना पड़ा। उधर भाजपा कल 11 बजे शिमला के रिज मैदान पर वंदे मातरम गाएगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सभी विधायक वंदे मातरम का गायन करेंगे। वंदे मातरम पर हिमाचल में अब सियासत तेज हो चुकी है। तो फिलहाल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज दूसरे दिन भी मानसून सत्र की बात करें तो हंगामेदार रहा। मानसून का जो एक हम ये कह सकते हैं कि विधानसभा के अंदर की जो कार्यवाही है, कई चर्चाएं होनी थी, जनहित के कई मुद्दे उठने थे। आज दूसरे दिन भी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के मुद्दे, राष्ट्रीय गीत की वजह से यानी कि दोनों दलों ने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जनहित से जुड़े मुद्दे जो है वो आज विधानसभा के अंदर नहीं गूंजे। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है और क्या जो है जनता के मुद्दे जो विधायकों ने खुद ही सवाल किए हैं विधानसभा के अंदर, क्या वो सही मायने से उठ पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल हम प्रश्नकाल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर
गजेंद्र सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एक्सीएन की पावर को बढ़ा दिया गया है। एक्सीएन ही लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति और बिजली बोर्ड में खाली पदों को ठेकेदार के माध्यम से जरूरत के आधार पर भर सकते हैं। इसके माध्यम से लोकल लोगों को रोजगार देना भी आसान हो जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछले 40 सालों से बाढ़ आती है तो ठेकेदारों के माध्यम से ही काम करवाया जाता है, लेकिन अब सरकार इसमें नियमों में कुछ बदल रही है। दरअसल मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने सदन में खाली पदों का मुद्दा उठाया था, जिसमें प्रमुखता से उन्होंने मनाली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी की वजह से होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। उस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि ऐसे संवेदनशील और बाढ़ व आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोकल लेवल पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। वहीं महत्वपूर्ण विभागों में एक्सीएन को ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करने की पावर को बढ़ाया जाएगा। सीएम ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में जल्द 4000 मल्टीटास्क वर्करों के पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेलदार के पदों को खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह पर भी अब मल्टीटास्क वर्करों के पदों को ही भरा जाएगा। कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार प्राप्त राशि का मुद्दा उठाया गया। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से 1200 करोड़ का बजट अभी तक नहीं मिला है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 1 व 2 सितंबर को प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली में इस मुद्दे को लेकर बैठक होनी है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हिमाचल के बजट को मांगा जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस योजना के तहत अब जो भी कार्य बचे हैं वो केंद्रीय बजट आने के बाद ही पूरे किए जा सकेंगे। उधर इंदौरा के विधायक मिलिंदर राजन द्वारा इंदौरा डमटाल सड़क के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इंदौरा डमटाल बाया मोहटली मुख्य सड़क गत जून माह से यातायात के लिए बंद है और इस सड़क का कुछ भाग निजी भूमि के अंतर्गत आता है, जिस पर निजी भूमि मालिक द्वारा सिविल न्यायालय इंदौरा में वर्ष 2012 में मुआवजा वापस करने के लिए याचिका दायर की गई थी और जिसमें न्यायालय का फैसला निजी भूमि मालिक के पक्ष में दिया गया। इन आदेशों के विरुद्ध सरकार द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गई थी, जिसका फैसला निजी भूमि मालिक के पक्ष में ही दिया गया और इसके बाद याचिकाकर्ता ने कांटेदार तार लगाकर व मिट्टी के ढेर लगाकर इस सड़क को यातायात के लिए बंद कर दिया है। इस सड़क को दोबारा खोलने के लिए विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई, जो कि अभी भी विचाराधीन है। अगली सवाल की बात करें तो सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार द्वारा आपदा के दौरान हुए नुकसान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री ने कहा कि इस वर्ष प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश में जान माल, निजी और सार्वजनिक संपत्ति और आधारभूत संरचनाओं को क्षति हुई है। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 तक 1871 प्रभावित परिवारों को राहत मुआवजा राशि वितरित की गई है और 1260 प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि नहीं हो सकी है। लंबित 1260 प्रभावितों ने RMS पोर्टल पर राहत के लिए आवेदन नहीं किया है और इसी वजह से अभी तक उन्हें राहत नहीं मिल पाई है। सरकार का कहना है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत प्रदान कर दी जाएगी। झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल ने बिलासपुर जिला के अंतर्गत अवैध खनन का मामला उठाया। इस पर राजस्व मंत्री के लिखित जवाब में कहा गया कि गत वर्षों में जिला बिलासपुर में अवैध खनन के कुल 47 मामले दर्ज किए गए हैं और इन अवैध खनन के मामलों में दोषी पाए गए 47 में से 43 मामलों में 7,30,000 का जुर्माना वसूला गया है। वहीं 4 मामले आगामी कार्रवाई के लिए विभागीय स्तर पर लंबित है। हालांकि इन मामलों में किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है। ऊना के विधायक सतपाल सिंह सत्ती द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठकों के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठकें जनवरी और जुलाई में आयोजित की गई है। जुलाई में हुई अंतिम बैठक के बाद वर्तमान में 4 मामले फैसले के लिए विचाराधीन है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनकराज द्वारा पहली कक्षा से केवल अंग्रेजी विषय लागू करने का मुद्दा उठाया गया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश के 9,617 प्राथमिक स्कूलों में वर्तमान में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन सभी स्कूलों में छात्रों और अभिभावकों को हिंदी माध्यम चुनने का विकल्प भी उपलब्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अंग्रेजी माध्यम लागू करने का उद्देश्य छात्रों पर किसी एक भाषा का थोपना नहीं, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत और भविष्य की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का माध्यम चुनने की सुविधा देना है। जिन स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम शुरू किया गया है, वहां पर हिंदी का भी विकल्प छात्रों को दिया गया है।
चलिए अब नजर डालते हैं प्रदेश की अन्य खबरों पर। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को इस संबंध में पत्र सौंपा है और ये नोटिस पुलिस के मुखिया और 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ लाया गया है। सुधीर शर्मा का आरोप है कि विधानसभा की कार्यवाही के बीच विजिलेंस ने उन्हें जांच के सिलसिले में बुलाया। सुधीर शर्मा ने इसे मानसिक प्रताड़ना करार दिया। सुधीर शर्मा का कहना है कि विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह से जांच के लिए बुलाना उन्हें परेशान करने का प्रयास है और ये मामला धर्मशाला में दर्ज है, जबकि पूछताछ के लिए उन्हें शिमला कार्यालय बुलाया गया। सुधीर शर्मा ने उम्मीद जताई कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया उनके विशेषाधिकार हनन के मामले में कार्रवाई करेंगे। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में वर्ष 2027 में 8 आईएएस अधिकारी और 5 विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त होंगे। राज्य सरकार की ओर से अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार ये अधिकारी सरकारी सेवा की आयु पूरी करने के बाद निर्धारित तिथियों को दोपहर बाद सेवानिवृत्त होंगे। अधिसूचना के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य सचिव जनजातीय विकास और परिवहन व रोपवेज एवं रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर ओंकार चंद शर्मा 28 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा लोकायुक्त चंद्र प्रकाश वर्मा 30 सितंबर इसी दिन पीजीआई चंडीगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर पंकज राज भी सेवानिवृत्त होंगे। विशेष सचिव पीडब्ल्यूडी, एसएसटी, जीएडी, एसडब्ल्यूडी एवं संसदीय मामले तथा स्मार्ट सिटी शिमला के एमडी व सीईओ हरबंस सिंह ब्रेस्कॉन 31 अक्टूबर को रिटायर होंगे। विशेष सचिव राज्यकर एवं आबकारी तथा गृह दिलीप कुमार नेगी 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग डॉक्टर पंकज ललित 31 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। निदेशक रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जोगिंदर नगर सतीश कुमार शर्मा 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कुमार कोहली 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होंगे। वहीं 5 विभागाध्यक्षों में कृषि निदेशक रविंदर सिंह जस्टोरिया, बागवानी निदेशक सतीश कुमार और जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता ई अनिल मेहता 28 फरवरी को सेवानिवृत्त होंगे। वहीं सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदन शील शर्मा 31 मार्च और लोक निर्माण विभाग के मंडी जोन के मुख्य अभियंता नरेंद्र पाल सिंह चौहान की सेवानिवृत्ति 31 मई को निर्धारित की गई है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने सेवा से जुड़े एक मामले में समानुपात के सिद्धांत की अहम व्याख्या करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल ट्रांसफर ऑर्डर को चुनौती देने और विपरीत पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नए स्टेशन पर देरी से ज्वाइन करने के आधार पर किसी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर देना कानूनन बहुत सख्त और चौंकाने वाली सजा है। कोर्ट ने कर्मचारी की 19 साल से अधिक की लंबी सेवा और उसके घर की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सेवा मुक्ति के आदेश को पलट दिया और उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदलने के आदेश दिए हैं, ताकि उसके परिवार को पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ मिल सके। मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने कर्मचारी रेक्स पाल द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए ये फैसला सुनाया। नकल मामले में निलंबित शिक्षकों को हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सीसीए नियमों के तहत किसी भी निलंबन आदेश की समीक्षा निर्धारित 90 दिनों की समय सीमा के भीतर होना अनिवार्य है और यदि सरकार या संबंधित विभाग 90 दिनों के भीतर निलंबन बढ़ाने का तार्किक आदेश पारित नहीं करता है तो वो निलंबन स्वतः ही अवैध हो जाता है। कोर्ट ने साफ कहा है कि 90 दिन बीत जाने के बाद की गई समीक्षा या निलंबन बढ़ोतरी का कानूनन कोई महत्व नहीं रह जाता। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने कमल सिंह, अजय कुमार और रवि भंडारी द्वारा दायर 3 अलग अलग याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए ये फैसला सुनाया। ये मामला कांगड़ा जिले के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ज्वाली से जुड़ा हुआ है। 13 मार्च को स्कूल में आयोजित +2 की बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर नकल का मामला सामने आया था। शिक्षा निदेशालय को मिली एक वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर यह आरोप लगा था कि परीक्षा हॉल में तैनात ये शिक्षक मौखिक रूप से छात्रों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बता रहे थे और इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए विभाग ने 13 मार्च को ही इन तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था और उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई थी। शिक्षकों ने अपने निलंबन को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि नियमों के तहत उनके निलंबन की समय पर समीक्षा नहीं की गई। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर और
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिका में वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में श्री नैना देवी के निर्वाचन क्षेत्र से रणधीर शर्मा के 171 मतों से हुई जीत और मतगणना प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने पिछले आदेशानुसार रामलाल ठाकुर को चुनाव नियमों के फॉर्म 25 के तहत भ्रष्ट आचरण के आरोप को सत्यापित करने के लिए एक नया और सटीक शपथ पत्र दाखिल करने का समय दिया था। अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल नया शपथ पत्र फॉर्म 25 के कानूनी प्रारूप के अनुरूप नहीं था और एफिडेविट के एक पैराग्राफ में आरोपों को निजी ज्ञान और दूसरे पैराग्राफ में उन्हीं तथ्यों को मिली जानकारी के आधार पर सत्यापित किया गया था, जो कि परस्पर विरोधाभासी था। अदालत ने आदेशों का कड़ाई से अनुपालन न होने के कारण सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत इस चुनाव याचिका को निरस्त कर दिया। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान से जुड़े आदेशों में संशोधन किया है। वित्त विभाग ने 18 अगस्त को जारी कार्यालय ज्ञापन में पूर्वादेश के पैरा 1 और पैरा 2 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था स्पष्ट की है। संशोधन के अनुसार संबंधित श्रेणी में पेंशन की सीमा 80,000 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 1,12,096 रुपए तक, पारिवारिक पेंशन की सीमा 46,000 रुपए से बढ़ाकर अधिकतम 67,248 रुपए की गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से कम है तो उसी के अनुरूप बकाया राशि की गणना की जाएगी, और वहीं यदि बेसिक पेंशन निर्धारित सीमा से अधिक है तो संबंधित प्रावधानों के तहत बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। पेंशन वितरण प्राधिकरणों और संबंधित बैंकों को बकाया राशि की सही गणना और भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मामले में पेंशन, पारिवारिक पेंशन की बकाया राशि की गणना कर निर्धारित कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार उसका भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के बीच हिमाचल प्रदेश में एक बड़े बेनामी भूमि सौदे का पर्दाफाश हुआ है। सरकार द्वारा गठित एसआईटी की पड़ताल में सामने आए एक चौंकाने वाले खेल ने अब स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच को बेहद गंभीर मोड़ दे दिया है। विजिलेंस की एफआईआर के मुताबिक ये पूरा मामला गग्गल एयरपोर्ट के पास पटवार सर्कल मटौर के मौजा पतियारकर और मौजा नंदहार में स्थित 4 कनाल 4 मरला जमीन से जुड़ा हुआ है। और इस मामले में विजिलेंस ने धर्मशाला पुलिस थाने में 5 नामजद और 1 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी और बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है। और इस मामले में अब गग्गल एयरपोर्ट के आसपास के राजस्व रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी विजिलेंस के रडार पर आ गई है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने राज्य में सरकारी आवासों के आवंटन के नियमों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि हर साल नए सिरे से सूची तैयार करने का नियम पूरी तरह से तर्कहीन है और ये व्यवस्था सिर्फ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट बनकर रह गई है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस नियम का पुनर्वलोकन करने के डायरेक्शन दी है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पौंग बांध विस्थापितों के पुनर्वास में हो रही देरी और उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में जमीन आवंटित करने को लेकर राजस्थान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मिलाप सिंह की ओर से दायर अनुपालना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि राजस्थान सरकार विस्थापितों को जैसलमेर के रेगिस्तान में धकेलने के बजाय हिमाचल प्रदेश के नजदीक फेज 1 वाले क्षेत्रों में जमीन उपलब्ध करवाए। अदालत ने कहा कि पौंग बांध के पानी का लाभ लेने के बाद विस्थापितों के पुनर्वास की जिम्मेवारी से राजस्थान सरकार पीछे नहीं हट सकती और फेज 1 की विवादामुक्त जमीन पर अवैध कब्जों का हवाला देकर विस्थापितों को आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में करोड़ों रुपए के हिमकेयर योजना फर्जीवाड़े की जांच जारी है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष जांच टीम अब प्रशासनिक स्तर पर जांच का दायरा बढ़ा रही है। विजिलेंस ने तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव से पूछताछ की तैयारी शुरू कर दी है। आईजीएमसी में रिकॉर्ड खंगाले गए हैं और निजी अस्पतालों के दावों और दस्तावेज की भी जांच हुई है। तत्कालीन वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जनकराज से पूछताछ की जा चुकी है और अब विजिलेंस योजना के क्रियान्वयन और नीतिगत मंजूरियों से जुड़े रिकॉर्ड जुटा रही है। जांच टीम ये पता लगाएगी कि योजना संचालन में शीर्ष स्तर पर कैसी प्रशासनिक निगरानी थी। उपचार दरें तय करने, निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल करने की प्रक्रिया भी जांची जाएगी।
क्लेम की जांच, भुगतान प्रक्रिया और ऑडिट व्यवस्था से संबंधित फाइलें भी दायरे में हैं। विजिलेंस तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव से नीतिगत मंजूरियों के स्तर पर भी सवाल करने वाली है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में बनी 82 दवाओं और देश भर की 240 मेडिसिन के सैंपल फेल हुए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच में ये दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। देश भर में फेल हुए कुल सैंपलों में करीब 1/3 हिस्सेदारी हिमाचल में बनी दवाओं की है। फेल हुए 82 सैंपलों में 52 दवाएं अकेले बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के उद्योगों में बनी है। इससे देश के बड़े फार्मा हब बीबीएन में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो चुके हैं। फेल दवाओं में हार्ट अटैक, बुखार, दर्द, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस, एसिडिटी, एनीमिया, एलर्जी, त्वचा रोग और उल्टी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल है। अनजाने में इनके इस्तेमाल से मरीज की मौत भी हो सकती है। विटामिन और कैल्शियम की दवाओं के सैंपल भी फेल हुए हैं और फेल सैंपलों में टैबलेट के अलावा इंजेक्शन, सिरप, क्रीम और जेल भी शामिल है। अगली खबर की बात करें तो मंडी जिला के कटोला में नागनालाम के पास आज बड़ा भूस्खलन हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। इस क्षेत्र में आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है। भूस्खलन का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उधर चंबा जिला के चुराह की चरड़ा पंचायत के एक युवक की पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थरों की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतक की पहचान आलमगीर के रूप में हुई है। अगली खबर की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 24 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी और इसके बाद 25 से 28 अगस्त तक बारिश में कमी आने के आसार है। विभाग के अनुसार 22 अगस्त को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 23 और 24 अगस्त को राज्य में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सप्ताह के बाकी दिनों में राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।